नालसा के निर्देश के आलोक में विभिन्न जिलों में जो डीएलएसए के द्वारा जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं उसके माध्यम से बहुत सारी जो पब्लिक ओरिएंटेड स्कीम्स हैं उसकी जानकारी अगर कैंप के माध्यम से जब दी जाती है तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जो कि जानकारी के अभाव के कारण योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं वो इसका लाभ प्राप्त कर पाते हैं। तो कई सारे अभी शेड्यूल में हम लोग मिनट टू मिनट प्रोग्राम में देख रहे थे कि कई सारे विभागों के द्वारा आज इसमें जानकारी दी जाएगी। हम लोगों के द्वारा भी अलग से जनसंवाद कार्यक्रम किया जा रहा था। सौभाग्य से यही सेम थीम हम लोग भी रखते हैं कि विभिन्न प्रकार की जो सरकारी योजनाएं हैं उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए सभी योजनाओं की जानकारी हम लोग दे रहे हैं। तो लिस्ट में देख रहे थे कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसका तो हम लोगों ने देखा है कि काफी उपलब्धि भी अच्छी रहती है और लोगों को उसको जानकारी भी है। तो मैं केवल 2-4 स्कीम्स के बारे में ही अपने संबोधन में चर्चा करूंगा जो कि मेरा जो कि अनुमान है और जो एक्सपीरियंस है कहता है कि ये जानकारी के अभाव के कारण लोग इसका ज्यादातर लाभ नहीं ले पाते हैं। तो सबसे पहला जो मैं प्रमुख बात करूंगा वो आयुष्मान भारत कार्ड के लिए। आयुष्मान भारत स्कीम के तहत एक आयुष्मान कार्ड स्मार्ट कार्ड बनता है और ये इसके अंतर्गत जो भी व्यक्ति आयुष्मान हेल्थ कार्ड को बनवा लेते हैं तो किसी भी सरकारी अस्पताल से और हम लोगों के द्वारा इम्पैनल्ड जो निजी अस्पताल भी, इसमें बता दें निजी अस्पतालों में सुपर स्पेशलिटी भी बहुत सारे अस्पताल शामिल है उसमें, उसके तहत प्रत्येक वर्ष 5 लाख तक का एक परिवार के सदस्य जो है 5 लाख तक का इलाज करा सकते हैं और बहुत लोग हम लोगों ने देखा इससे लाभान्वित भी हो रहे हैं। आप जाइएगा, निःशुल्क इलाज कराइएगा और आपके आयुष्मान कार्ड का प्रयोग अस्पताल के द्वारा किया जाएगा, उसको लिया जाएगा तो 5 लाख तक का आपसे फीस ही नहीं लेंगे। तो कई गंभीर बीमारियों का भी इलाज इसके तहत लोगों ने कराया है, बहुत लोग लाभान्वित हुए हैं। लेकिन इसमें दुख की बात यह है, चिंता का विषय ये है कि हम लोगों ने जो देखा है कि जो आयुष्मान कार्ड बनाने की गति है बहुत धीमी है। हम लोगों ने पंचायतों में पिछले 1 साल से लगभग प्रत्येक पंचायत में इसका कैंप आयोजित किया, उसके बावजूद भी आप लोगों को जानकर ताजुब होगा कि लगभग 24 लाख इसकी लिस्ट है जो एलिजिबल हैं, जो कि आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। 24 लाख व्यक्ति हैं। उसका चयन इस प्रकार से किया गया था कि सोशियो इकोनॉमिक सर्वे हुआ था तो कई क्राइटेरिया के आधार पर निर्धारित करते हुए जो व्यक्ति थोड़ा गरीबी रेखा के पास में हैं और अन्य क्राइटेरिया के बनाते हुए कि जो लोग अपने मेडिकल बिल को पेमेंट करने में सक्षम नहीं होंगे उन लोगों को, ऐसे 24 लाख लोगों को इसकी लिस्ट बनाई गई। उनको आयुष्मान कार्ड वो लोग बनवा के इलाज का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस 24 लाख के विरुद्ध लगभग अभी 13% लोगों ने ही कार्ड बनवाया है। तो सोचिए इतना लाभकारी स्कीम है कि बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज इसमें हो जाता है और न केवल सरकारी अस्पतालों में बल्कि सुपर स्पेशलिटी निजी अस्पतालों में भी इसका इलाज मुफ्त में करा सकते हैं लोग। उसके बावजूद भी ये ताज्जुब की बात है कि मात्र 13% लोगों ने कार्ड बनवाया है। तो कहीं ना कहीं लोगों में जानकारी का अभाव एक कारण इसका समझ में आता है। हम लोगों ने तो सभी जनप्रतिनिधियों को भी इसकी लिस्ट भी उपलब्ध कराई है कि आप लोग भी अपने स्तर से लोगों को प्रेरित करते रहें कि कार्ड बनवाएं। और कार्ड बनवाना बहुत आसान है। हम लोग तो पंचायत में कैंप भी करवाते हैं, साथ ही साथ वसुधा केंद्र है तो हर प्रखंड के वसुधा केंद्र इसमें भी बनाने में एक्टिव रहते हैं। फिर अस्पताल है वहां भी जाके भी बनवा सकते हैं। तो ये बहुत एक्टिवली हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो मेरा अनुरोध है, इस अवसर का लाभ उठाते हुए आप लोग से अनुरोध करूंगा कि आयुष्मान कार्ड जो हम लोग की प्रगति कम है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेरित करें। और कई बार हम लोगों ने देखा है कि अपने जिले की लगभग अनुमानित जनसंख्या अभी की 60 लाख के आसपास है। तो इसका तो 24 लाख अगर एलिजिबल हैं तो बाकी शेष लोग उसके लिए अयोग्य हैं क्योंकि वो उतने गरीब नहीं माने जाते हैं। तो कई बार ये देखा गया है कि जो लोग जाते हैं लिस्ट में नाम नहीं रहता तो अफवाह फैला देते हैं कि अरे बन ही नहीं रहा है। तो ये जानना जरूरी है कि 36 लाख लोग एस्टिमेटेड अभी उस लिस्ट में नहीं है, लेकिन जो 24 लाख हैं वो तो बनवा लें। तो उसको आप जनप्रतिनिधियों से संपर्क करके, हमारे डीपीसी भी हैं, हमने इनको भी निर्देशित किया था कि आप सभी जनप्रतिनिधियों को उसका लिस्ट पंचायत वाइज शेयर कर दें। मुझे उम्मीद है कि आपने उसको शेयर कर भी दिया होगा और नहीं किए होंगे तो उसको शेयर कर दीजिएगा। तो अपने मुखिया से या किसी सरपंच से आप संपर्क करके आप जान सकते हैं कि लिस्ट में नाम है कि नहीं। वसुधा केंद्र पर भी जाके वो ऑनलाइन भी उपलब्ध है लिस्ट, आपका नाम है कि नहीं। आधार कार्ड से उसमें खोज सकते हैं, अपने नाम से भी खोज सकते हैं। इसके अलावा आजकल तो ऐप का जमाना है, मोबाइल ऐप में भी, एंड्रॉयड में भी कोई भी प्ले स्टोर से जाके आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
तो आयुष्मान ऐप के बारे में भी जानकारी सभी को दें, क्योंकि अब हर व्यक्ति मोबाइल यूज करता है। तो उसमें भी, ऐप में भी आप खोज सकते हैं अपना आधार नंबर डाल के और राशन कार्ड नंबर डाल के आपका उस लिस्ट में नाम है कि नहीं। अगर लिस्ट में नाम मिलता है तो आप ऐप के माध्यम से भी सीधे अप्लाई कर सकते हैं। आपको किसी और के ऊपर निर्भर ही नहीं रहना, ना तो वसुधा केंद्र जाना, कहीं नहीं जाना। आप अप्लाई करिएगा, आपका कार्ड बन के आपको मिल जाएगा। तो बहुत ही सहूलियत है इसमें। मैं अनुरोध करूंगा कि आयुष्मान ऐप के बारे में भी जितने लोग उपस्थित हैं उसकी जानकारी अन्य लोगों को भी दें। आप खुद भी चेक कर लेंगे आपका नाम है कि नहीं। दूसरा जो महत्वपूर्ण स्कीम है जिसके बारे में हम लोग के जनता दरबार में भी लोग मिलने आते हैं कार्यालयों में, उसमें हम लोगों को लगता है कि लोगों को जानकारी का अभाव, वो है वरिष्ठ नागरिक, सीनियर सिटीजन्स के लिए जो वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम है, इसके बारे में जानकारी का अभाव काफी लोगों में रहता है। और जबकि बहुत ही शक्तिशाली कानून ये बनाया गया है सीनियर सिटीजन्स के न केवल भरण पोषण के लिए बल्कि उनकी संपत्ति की प्रोटेक्शन के लिए भी। तो हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे कार्यालयों में लोग जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो भटकते रहते हैं, या तो उनका खुद का बेटा उनका भरण पोषण ठीक से नहीं कर रहा होता, या बहू परेशान कर रही होती, प्रताड़ित कर रही होती है, या अगर उनके खुद की संतान नहीं है, कोई अडॉप्टेड, या आसपास के लोगों को लोग रख लेते हैं कि हमारा ये भरण पोषण करेंगे तो हम उसको अपनी संपत्ति देंगे। तो कई बार ये देखा जाता है उन सीनियर सिटीजन्स का वो लोग टॉर्चर करते हैं, उनको उनकी संपत्ति भी हड़पते हैं, खाने को नहीं देते हैं बुढ़ापे में। तो हमारे कार्यालयों में आते हैं, सर मदद करिए। तो इसमें बहुत ही फैसिलिटेशन के लिए अनुमंडल स्तर पे जो सब डिविजनल ऑफिसर है उनकी अध्यक्षता में कमेटी के लिए एसडीओ की अध्यक्षता में कमेटी गठित है और अनुमंडल पदाधिकारी उसमें आदेश करते हैं। हम लोग खुद भी एसडीएम रहते हुए बहुत लोगों को ऐसे लाभ किया है कि बच्चों को फोर्सफुली ये इंश्योर कराया है कि भरण पोषण करें उनका, और जो बच्चे नहीं करते हैं तो एक राशि निर्धारित करवा के उनका पेमेंट करते हैं। तो ये और बहुत फायदा हुआ इससे लोगों को। बस जानकारी के अभाव के कारण लोगों को लगता कहाँ जाए, थाना पे जाते हैं तो थाना भी कई बार उतना सही से गाइड नहीं कर पाते। तो मैं सभी सरकारी अधिकारियों को भी, पुलिस अधिकारियों से भी अनुरोध करूंगा कि भरण पोषण अधिनियम के बारे में जानकारी रख लें। एसडीएम कार्यालय में समिति गठित है, आपके पास कोई आ जाता है थाना पे भी तो उसको भेज दें वहाँ पे, क्योंकि अब डायरेक्ट ऐसे कुछ राइटिंग में या कोई फोर्स नहीं कर पाइएगा। तो एसडीएम को पावर है, वो आदेश कर सकते हैं फोर्सफुली उनका भरण पोषण सुनिश्चित कराने के लिए। साथ ही साथ उनकी संपत्ति की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी है। कई बार हम लोग ये देख लेते हैं कि अगर प्राइवेट रईती लैंड होती है तो हम लोग के दिमाग में ये आ जाता है कि तो सिविल कोर्ट का मैटर है, जाके टाइटल में रह लें। तो ऐसा नहीं है कि अब बंटवारा नहीं हुआ है तो टाइटल में जाके पार्टीशन अपना सूट फाइल करें और उससे अपना डिवीजन। तो ये संभव नहीं है ना किसी भी सीनियर सिटीजन के लिए कि अपने बेटे और परिवार में बंटवारा के लिए जाकर पार्टीशन सूट फाइल करके लाभ लें उसका। इसीलिए उसमें प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन के लिए भी स्पेशल पावर्स दी गई हैं। तो सब डिविजनल ऑफिसर्स के पास कमेटी उनकी अध्यक्षता में गठित है। उससे कोई अग्रीव्ड है तो हमारे यहाँ पे जिला स्तर पे भी कमेटी है, कर सकते हैं। तो मेरा अनुरोध है सीनियर सिटीजन्स के भरण पोषण के लिए और साथ ही साथ उनकी प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन के लिए प्रावधान इस अधिनियम के तहत है, उसके बारे में लोगों को जानकारी दें ताकि लोग इधर उधर भटकने के बजाय सीधे टारगेटेड जगह पे आए, हम लोग उनको लाभ दे सकें। जो अगला 2 मिनट में हम और बात अब उसके बाद समाप्त करेंगे। एक तो पंचायत स्तर पे जो बहुत सारी कमेटियां गठित हैं सामान्यतः मुखिया की अध्यक्षता में, वो बाल श्रम को रोकने के लिए, बाल विवाह को रोकने के लिए, मानव तस्करी को रोकने के लिए, क्योंकि बहुत ही मधुबनी जिला में विशेष तौर पे मैंने देखा है कि यहाँ पे चूंकि बॉर्डर नज़दीक में है तो बहुत सारे गिरोह एक्टिव रहते हैं और बच्चों को या पेरेंट्स को बहुत शॉर्ट टर्म लालच दे के कि थोड़ा बहुत पैसा दे के उनको ले जाते हैं काम के लालच में, कई बार उनका तस्करी कर देते हैं, कई बार या तो बाल श्रम में या जो हैजार्डस इंडस्ट्रीज हैं उसमें काम में लगा देते हैं। तो पेरेंट्स हम लोग को समझना जरूरी है कि वो शॉर्ट टर्म फायदे के लिए सब हम लोग कर देते हैं और पूरा बच्चे का जीवन और करियर सब खराब हो जाता है। उसका ना केवल मानसिक विकास रुकता है, फिजिकल बीमारी बहुत कुछ उसका होता है। तो हम लोगों को ये देखना होगा। अब ये जिला स्तर पे, अनुमंडल स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे कमेटियां गठित हम लोग रिव्यू करते हैं, लेकिन जो कटिंग एज है वो पंचायत स्तर है, क्योंकि पंचायतों में ही लोग जान पाते हैं कि कहाँ पे बाल श्रम के लिए ऐसा टारगेटेड ग्रुप हो सकता है, कहाँ पे उसको मानव तस्करी हो सकती है, बाल विवाह कहाँ हो रहा है। तो ये सब पंचायत स्तर पे जानकारी उपलब्ध हो पाती है। तो इसमें सब डिविजनल ऑफिसर को बाल विवाह निषेध पदाधिकारी घोषित किया गया है, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि वहाँ के स्थानीय जो मुखिया की अध्यक्षता में कमेटी है वो थोड़ा एक्टिव रहे और वो सूचना दे, तब उस पर कार्रवाई हम लोग कर पाएंगे। हमारे बहुत एनजीओज भी कार्यरत हैं, उन लोगों का भी ये फीडबैक रहता है कि पंचायत स्तर पे अभी उतना एक्टिव नहीं हो पाया है। तो जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, जनप्रतिनिधि और अन्य सभी महानुभावों, मेरा अनुरोध है कि इस चीज़ को आप लोग भी जागरूक करें, प्रेरित करें कि पंचायत स्तर की कमेटी और एक्टिव हो
और उसमें हमारे पंचायत स्तर सरकारी कर्मी भी सभी उसके सदस्य रहते हैं। तो जीविका दीदियां भी हैं, आंगनवाड़ी केंद्रों के सेविका सहायिकाएं भी, आप लोग लग के ये सुनिश्चित कराएं कि तीनों कमेटियां जो पंचायत स्तर पे है एक्टिवली काम करें, ताकि हम लोगों के ज़िले से जो बाल श्रम की स्थिति है, हालांकि आप लोगों को बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि हमारी श्रम संसाधन विभाग की टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। पिछले कई महीनों से मुझे याद नहीं, विदाउट फेल सभी नंबर 1 ही आ रहे हैं लेबर सुप्रिटेंडेंट यहाँ पे अगर होंगे तो बहुत अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं। लेकिन ये लगातार और काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग के क्षेत्र थोड़ा वल्नरेबल है इस चीज़ के लिए। बॉर्डर है बहुत बड़ा, नेपाल के साथ शेयर होता है, तो ईजिली इधर उधर ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है, तो हम लोग को ज़्यादा एक्टिव रहने की ज़रूरत है। इस फोरम का लाभ उठाते हुए, हालांकि थोड़ा विषयांतर हो रहा हूँ मैं, 1 मिनट के लिए होऊंगा, कि हम लोगों का आप लोगों से अनुरोध करना चाहेंगे कभी निर्वाचन के संबंध में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए, नाम विलोपित करवाने के लिए और कोई संशोधन करवाने के लिए स्पेशल समरी रिवीजन चल रहा है और ये 9 दिसंबर तक ये इस अभियान चलेगा। तो मेरा अनुरोध है कि जो कमियां हैं हम लोग के मतदाता सूची में, चूंकि समय कम है, बहुत ब्रीफ में बताऊंगा। एक तो जो 18 साल और 19 साल के आयु वर्ग के बालक और बालिकाएं हैं, उनका जो हम लोगों का एस्टिमेटेड है कि लगभग 3.37% जनगणना के अनुसार से 2011 के 3.37% व्यक्ति 18 साल और 19 साल के आयु वर्ग में आते हैं। तो मतदाता सूची में भी यही अनुपात होना चाहिए, लेकिन मतदाता सूची में 18 साल 19 साल के आयु वर्ग के जो मतदाता हैं, उनका आज के एस्टिमेटेड पॉपुलेशन से अगर अनुपात निकालेंगे तो महज 0.18% है, मतलब 0.18% है। जहाँ 3.37 होना चाहिए वो 0.18% है। तो हम लोग इसी से जान सकते हैं कि जो 18 साल और 19 साल के आयु वर्ग के लोग हैं, मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए बहुत सक्रिय नहीं रहते, उदासीनता रहती है। तो मेरा अनुरोध है, उसका कारण है कई बार जॉब के लिए आप लोग भेज देते हैं, पढ़ाई के लिए भेज देते हैं। मेरा अनुरोध है उसके बावजूद, चूंकि मताधिकार एक लोकतंत्र के जो महापर्व होता है चुनाव में, एक भाग लेना सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। तो जितने भी लोग 18 साल की उम्र पार करते हैं उनका नाम उसमें जुड़वाने के लिए प्रेरित करें। प्रपत्र 6 में आवेदन कर सकते हैं, BLO के माध्यम से कर सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। वोटर हेल्पलाइन ऐप है, NVSP पोर्टल है ऑनलाइन, उसके माध्यम से भी आप नाम जुड़वा सकते हैं। दूसरी हम लोग यहाँ जो प्रमुख कमी है, जो हमारा जेंडर रेशियो है जनगणना का, वो 926 है, अर्थात 1000 पुरुष पे 926 महिलाएं हैं। हालांकि अपने आप में ये कम है, लेकिन हमारे मतदाता सूची में तो अनुमान यही किया जाएगा जो जनसंख्या में जेंडर रेशियो है वही हमारे मतदाता सूची में भी होना चाहिए। मतदाता सूची का जेंडर रेशियो 909 है, अर्थात जो जनसंख्या का अनुपात है वो मतदाता सूची में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। प्रत्येक 1000 पुरुष मतदाता पे 17 महिला मतदाताएं कम हैं, अर्थात कि जो महिलाएं हैं, लड़कियों को हम लोग नाम जुड़वाने के लिए लग रहा है कम प्रेरित कर पाते हैं। तो मेरा अनुरोध है, उसका कारण भी हम लोग सर्वे भी कराए थे तो पता यही चला था, जब किसी की अपने मायके में रहती है बच्ची तो ये सोचते हैं जब शादी होगी उसके बाद नाम जुड़वाएगी, तो शुरू में 18 साल की उम्र पार होने पर भी नाम नहीं जुड़वाते हैं। और जब शादी होकर चली जाती है ससुराल में भी कहते हैं कि अभी तो नई नवेली बहू है, अभी क्या जुड़वाएंगे, बाद में जुड़वाएंगे। तो इस कारण से उनका न मायके में जुड़ पाता है और न ससुराल में, तो इसीलिए गैप आ जाता है। तो मेरा अनुरोध है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करें, स्पेशली जो बालिकाएं हैं, महिलाएं हैं जिनके 18 साल की उम्र पार हो गई है, वो सभी लोग मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा लें, ताकि हम लोगों का मतदाता सूची स्वस्थ और स्वच्छ रहे। मैं विषयांतर होने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और मैं अनुरोध करूँगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जितने विभागीय अधिकारी हैं आप लोग अभी प्रेजेंटेशन देंगे। उम्मीद है कि आप लोग बहुत विस्तार से सभी प्रावधानों को आप लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि कोई भी एक व्यक्ति केवल इस वजह से किसी भी सरकारी योजना से वंचित ना रहे, उसको इस योजना की जानकारी नहीं थी। और पुनः मैं जिला विधिक सेवा प्राधिकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस कैंप का आयोजन करने। थैंक यू।